नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंसू गुलाटी गुम्बर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। ममता सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में 6 जूनियर डॉक्टर अनशन पर बैठे। काम पर लौटे डॉक्टर भी भूखे रहकर कर रहे हैं अपनी ड्यूटी। यूपी के बहराइच में मारा गया एक और आदमखोर भेड़िया। ग्रामीणों ने पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। वन विभाग की टीम ने शव किया बरामद। मामले की जांच जारी। मुंबई के चेंबूर इलाके में बड़ा हादसा। दुकान में लगी भीषण आग। एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। अग्निशमन विभाग ने पाया आग पर काबू। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू 5 दिवसीय भारत दौरे पर आज पहुंचेंगे नई दिल्ली। प्रधानमंत्री के साथ आपसी हितों की द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर करेंगे चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में गाजा में एक मस्जिद पर इजरायली हवाई हमलों में 24 लोगों की मौत, दर्जनों जख्मी। वहीं इजरायल के हमलों से हिला बेरूत और त्रिपोली। लेबनान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उत्तरी इजरायल पर दागे रॉकेट। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने। भारत को होगी अपनी पहली जीत की तलाश। और आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार के साथ। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस में इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर अब आमरण अनशन पर हैं। ममता सरकार की ओर से उनकी मांगों को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देने पर कल रात डेडलाइन खत्म होने के बाद उन्होंने आमरण अनशन की घोषणा की। पहले चरण में 6 जूनियर डॉक्टर आमरण अनशन पर बैठे हैं। जो जूनियर डॉक्टर काम पर लौट गए वो भी बिना कुछ खाए पिए मरीजों का इलाज कर रहे हैं। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को इन्होंने 24 घंटे का समय दिया था। इनकी मांगों में दरिंदगी के शिकार डॉक्टर के परिवार को जल्द न्याय, स्वास्थ्य सचिव को पद से हटाना, सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और धमकी की संस्कृति खत्म करना, सेंट्रलाइज रेफरल सिस्टम के साथ साथ खाली बिस्तर के डिजिटल निगरानी की व्यवस्था समेत कई और मांगे भी शामिल हैं। बात पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना की, जहां ट्यूशन पढ़ने निकली छात्रा के अपहरण के बाद हत्या को लेकर आसनसोल में बीजेपी के बैनर तले लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर रैली निकाली। रैली में शामिल लोगों ने ममता सरकार और पश्चिम बंगाल पुलिस के खिलाफ जमकर नारे लगाए। रैली में शामिल एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि बंगाल में लगातार महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और हत्या की घटनाएं हो रही हैं। ममता सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ट्यूशन पढ़ने निकले थे, उसका पिताजी 10 बजे तक जब नहीं आया, उसका पिताजी खोजने निकले, उनको और खोज के नहीं मिला। पुलिस के पास गए, पुलिस FIR लिया नहीं। उसके बाद आज सुबह उसका डेड बॉडी मिला है खेत का अंदर, बलात्कार करके हत्या कर दिया गया। तो इसका बात जो पुलिस का जो रवैया है, पुलिस का थाना में जाने का बाद कोई कंप्लेन लेने के लिए इनकार किया, FIR लेने के लिए इनकार कर दिया। उसका बाद बहुत जो अभी चल रहा है, अभी तक वहाँ बहुत परिस्थिति बहुत गंभीर है। तो हो क्या रहा है ये बंगाल में? एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेलियर, पुलिस प्रशासन पूरा फेल किया गया। अभी इमीडिएट ममता बनर्जी को रिजाइन कर देना चाहिए। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां के बहराइच के रामगांव थाना के तमाचपुर में ग्रामीणों ने देर रात आदमखोर भेड़िए को पीट पीट कर मार डाला। वहीं भेड़िए के हमले में एक बकरी की भी मौत हुई है। यूपी के बहराइच में अब तक 6 आदमखोर भेड़िए मारे जा चुके हैं। बहराइच के वन प्रमंडल अधिकारी अजीत सिंह ने कहा कि वन विभाग की टीम भेड़िए को पकड़ने की काफी कोशिश कर रही थी। इसी बीच जिले के गांव में एक जानवर के शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची तो मरा हुआ भेड़िया पाया गया। वन विभाग की टीम फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। वहीं वन प्रमंडल अधिकारी अजीत सिंह ने कहा कि वन्य जीव अधिनियम के तहत भेड़िए को मारने वालों पर कार्रवाई होगी। 8:30 बजे सूचना मिली कि एक जानवर बकरी को ले जा रहा था, जिसको कुछ लोगों ने मार दिया। तो हम वहाँ गए तो देखा मौके पर तो वो भेड़िया और बकरी दोनों साथ में मरे पड़े थे। हम वहाँ से तत्काल वहाँ से बरामद करके और ले आए हैं। पोस्टमार्टम अभी कराएंगे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि एक जानवर बकरी को ले जा रहा था, जिसको कुछ लोगों ने मार दिया। तो हम वहाँ गए तो देखा मौके पर तो
वो भेड़िया और बकरी दोनों साथ में मरे पड़े थे। हम वहाँ से तत्काल वहाँ से बरामद करके और ले आए हैं, पोस्टमार्टम अभी कराएंगे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये कंफर्म हो जाएगा। खबर मुंबई से, जहां के चेंबूर इलाके की एक दुकान में लगी आग में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हुई है। ये भीषण हादसा सुबह करीब 5:15 बजे सिद्धार्थ कॉलोनी में हुआ। सभी मृतक एक ही परिवार के हैं। यह हादसा तब हुआ जब परिवार के सभी सदस्य सोए हुए थे। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और पीड़ितों को रेस्क्यू किया और फिर राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश में आगामी त्योहारों को देखते हुए राज्य भर के पुलिस कर्मियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई। पुलिस कर्मियों की छुट्टियों पर रोक अगले महीने तक जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी कर कहा, दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली और छठ पूजा को देखते हुए पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सर्कुलर के अनुसार इस महीने की 8 अक्टूबर से 8 नवंबर तक पुलिस कर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। सीबीआई ने नीट परीक्षा पेपर लीक से जुड़े मामले में 21 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की विशेष कोर्ट में एक चार्जशीट को दाखिल किया। ये चार्जशीट पटना स्थित सीबीआई के विशेष कोर्ट में दाखिल की गई। इसके पहले भी सीबीआई ने इस मामले में 2 चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई अब तक कुल 3 चार्जशीट नीट पेपर लीक केस में दाखिल कर चुकी है, जिसके अंतर्गत करीब 40 आरोपियों के खिलाफ अब तक चार्जशीट दाखिल की गई और आने वाले दिनों में इसी केस में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा, कुछ और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की जा सकती हैं। आपको बताएं कि सीबीआई ने नीट परीक्षा से जुड़े मामले में अब तक कुल 48 आरोपियों को तफ्तीश के दौरान गिरफ्तार किया है। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू के घरौटा में रिंग रोड के पास भारतीय सेना ने बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए। सेना के अधिकारियों ने बताया कि भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के झुल्लास इलाके में हथियारों और विस्फोटकों का एक बड़ा जखीरा जब्त किया। सेना के अधिकारियों के अनुसार एक गुप्त सूचना के आधार पर तलाशी शुरू की गई और एक संदिग्ध आतंकवादी के बैग से हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए। बरामद सामान में AK-47 राइफल और पाकिस्तानी मूल की पिस्तौल के राउंड और RC IED, टाइम्ड डिस्ट्रक्शन IED, स्टोव IED के लिए विस्फोटक और चीनी ग्रेनेड जैसे विस्फोटक शामिल मिले हैं। वहीं जम्मू के SP ब्रजेश शर्मा ने बताया कि सेना के संग तलाशी अभियान में बरामद विस्फोटकों को नष्ट भी किया गया। इवनिंग की बात है, तो हमारी एक जॉइंट पेट्रोल चल रही थी आर्मी के साथ, तो उसमें हमें एक रिंग रोड के साइड पे घरोटा का एरिया यहाँ पे है, एक सस्पिशियस ऑब्जेक्ट मिली। तो उसी के बाद हमें लगा कि शायद ये कोई एक्सप्लोसिव आइटम है। हम अकॉर्डिंगली हमने जो है वो BDS टीम के साथ टाइप किया और अभी BDS टीम हमारी मौके पे आई थी और इसको हमने जो है वो डिस्पोज ऑफ किया है। भारतीय वायुसेना के लिए आने वाले अगर हम दिनों की बात करें तो वो गौरव से जुड़ा हुआ है। 92वां वायुसेना दिवस, इस खास जो मौका है उस पर भारतीय वायुसेना का चेन्नई के मरीना बीच पर मेगा एयर शो चल रहा है। इस एयर शो में तंजावुर, ताम्बरम, अरकोणम, सुलूर और बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना के करीब 72 विमान हिस्सा ले रहे हैं। 21 साल बाद चेन्नई वायुसेना दिवस समारोह की मेजबानी कर रहे हैं। वायुसेना का कौशल दिखाने वाले इस एयर शो में स्वदेश निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, MiG-29, सुखोई 30, MKI जैसे फाइटर जेट हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम और सूर्य किरण एरोबॉटिक्स टीम भी हवा में अपने हुनर दिखा रही है। साथ ही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव NK-4 भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ आज से 10 अक्टूबर तक भारत के दौरे पर रहेंगे। 4 महीनों में नई दिल्ली की ये उनकी दूसरी यात्रा होगी। मुइज़ की ये भारत की पहली 2-पक्षीय यात्रा होगी। इससे पहले वो जून 2024 में प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए थे। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि अपनी यात्रा के दौरान मुइज़ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ आपसी हितों के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होनी है। मोहम्मद मुइज़ मुंबई और बेंगलुरु जाएंगे, जहां वो बिजनेस इवेंट्स में शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ की रिपोर्ट का खंडन किया और कहा, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत की मजबूत गश्त लगातार जारी है। नई दिल्ली में
प्रतिदिन टाइम के कॉन्क्लेव के एक सवाल में जो जवाब विदेश मंत्री ने दिया उसमें उन्होंने ये बात कही है। In Arunachal Pradesh, we are very robust in our patrolling to the LAC, and I can tell you that in terms of our patrolling in the LAC, there's been no major change in the border. I mean, last 5-10 years, maybe even longer. भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में सशक्त भाजपा विकसित भारत नाम से पार्टी सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में यूपी के शाहजहांपुर जिले में लोग बड़ी संख्या में भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। यूपी के शाहजहांपुर जिले के चौक मंडल युवा मोर्चा द्वारा घंटा घर पर सदस्यता अभियान चलाते हुए एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश सरकार में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना शामिल हुए। इस दौरान वित्त मंत्री ने सैकड़ों लोगों को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि भाजपा आज देश की सबसे बड़ी और सबसे लोकप्रिय पार्टी है, जिसके द्वारा सशक्त भाजपा विकसित भाजपा नाम से बड़ा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के कार्यों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। ये सेकेंड फेज जो 2 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक चलेगा और 16 अक्टूबर से सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे भी इसमें पब्लिकली इसमें शामिल होने का अवसर मिला है। मैं लगातार जिस दिन से शुरू हुआ है, मैंने शुरू किया था गोरखपुर से और अभी लगातार मेंबरशिप मैं करने जा रहा हूँ। लोग स्वेच्छा से बड़े पैमाने पर मेंबर बन रहे हैं। आज भी सैकड़ों मेंबर सुबह से बन चुके हैं। ये कैंप यहाँ इसीलिए लगाया गया चौक मंडल की ओर से कि यहाँ पर सार्वजनिक रूप से जो लोग भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। भाजपा का सशक्त भाजपा विकसित भारत अभियान पूरे देश भर में 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज अपनाकर जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में करीबन 68,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कुल जो खर्च के साथ प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी। इस योजना का फायदा लगभग 63,000 गांव के 5 करोड़ से अधिक आदिवासियों को मिलेगा। आइए देखते हैं जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को लेकर क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ के लोग। प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम योजना के तहत जो देश में जो चालू किए हैं, तो हमारे बीजापुर क्षेत्र जो आदिवासी का पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ के लोगों को प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम योजना के तहत एक अच्छा लाभ मिलेगा। नरेंद्र मोदी की जो योजना है उनके विकास सर्वांगीण विकास के लिए जिस तरह से बताया गया है, उससे लग रहा है कि निश्चित तौर पर आदिवासियों के विकास में सहायक होगा। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना के तहत जो योजना लॉन्च किया प्रधानमंत्री जी ने, इससे कहीं ना कहीं आकांक्षी जिलों में जो आदिवासी समाज निवास रहते हैं उनको आज पर्यंत तक भी जो बुनियादी ढांचे जो मिलना चाहिए था उससे कहीं ना कहीं वंचित थे। निसंदेह ही इस योजना से चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य हो या फिर रोजगार, आर्थिक सशक्तिकरण, इस पर पूरा लाभ आदिवासी समाज इसका उठाएगा। पीएम उन्नत ग्राम योजना के तहत इस आदिवासी बीजापुर बहुल्य क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री ने एक अच्छी योजनाएं हमारे लिए निकाले हैं, इसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बात करते हैं नवरात्रि की, आदिशक्ति की आराधना से जुड़ी हुई। देश भर में शारदीय नवरात्र की धूम जोरों पर है। इस मौके पर दिल्ली के झंडेवाला देवी मंदिर में आज शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां के चौथे स्वरूप देवी कूष्मांडा की पूजा आराधना की गई। मान्यताओं के अनुसार मंदिर का इतिहास करीब 150 साल पुराना है। मंदिर में मौजूद गुफा के अंदर करीब 60 वर्षों से अखंड ज्योत जल रही है। भक्तों का इस मंदिर में अटूट विश्वास है। वो यहाँ से माता रानी की ज्योत लेकर जाते हैं और अपने घरों में उसे जलाते हैं।
वहीं बात करते हैं दिल्ली के जगदीशपुर मंदिर में, जहां शादी नवरात्रि के चौथे दिन मंदिर में शंखनाद कर देवी मां की आरती और पूजा अर्चना की गई। सुबह से ही मां के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही थी। मां दुर्गा का चौथा भव्य स्वरूप मां कूष्मांडा है। आज नवरात्रि के चौथे दिन उन्हीं की पूजा का विधान है। मां कूष्मांडा की पूजा से अजय रहने का वरदान मिलता है। और देश भर में नवरात्रि की धूम मची हुई है। नवरात्र शुरू होने के साथ ही गुजरात गरबा के रंग में रंग गया। जामनगर में नवरात्र के अवसर पर पारंपरिक गरबा खेल स्वास्तिक रास किया गया। लोग गरबा खेलकर माता की आराधना करते हुए नजर आए। गाजा मस्जिद पर इजरायली हवाई हमले में 24 लोगों की मौत हुई, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए। इसकी पुष्टि फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी ने की। फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी के अनुसार मध्य गाजा पट्टी के दीर अल बला में अल-अक्सा अस्पताल के पास मस्जिद पर हमला हुआ, तब जब फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायल और हमास के बीच युद्ध अपनी पहली वर्षगांठ के करीब पहुंच गया। हमले के प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि हताहतों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि मस्जिद का इस्तेमाल विस्थापित लोगों को रखने के लिए किया जा रहा है। उधर इजरायली सेना ने भी बयान जारी कर दीर अल बला के क्षेत्र में शुहादा अल-अक्सा मस्जिद पर हमले की बात को स्वीकारा है। मध्यपुर में इजरायल का लेबनान में ऑपरेशन और तेज हुआ। लेबनान में जारी इजरायली ऑपरेशन के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। मारे गए हिजबुल्लाह नेता सैयद हसन नसरुल्लाह के संभावित उत्तराधिकारी सफुद्दीन शुक्रवार से ही पहुंच के बाहर हैं। इस बीच इजरायल ने उत्तरी लेबनान के त्रिपोली शहर को निशाना बनाया। वहीं हमले के बाद से हिजबुल्लाह ने सफुद्दीन पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है। और मध्यपुर में संघर्ष जारी है। जारी ऑपरेशन के जवाब में लेबनान के उत्तरी इजरायल पर रॉकेट के हमले हम देख सकते हैं। खतरे को देखते हुए उत्तरी इजरायल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं इजरायल की वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम को सक्रिय कर दिया गया। इस बीच दुबई की विमान सेवा एमिरेट्स ने लेबनान में तोड़फोड़ के हमलों के बाद अपने विमानों में पेजर और वॉकी टॉकी पर प्रतिबंध लगा दिया। क्षेत्रीय तनाव के कारण पश्चिमी एशिया में गंतव्यों के लिए उड़ानें रद्द करने की अवधि को बढ़ाया गया है। वहीं लेबनान में बचाव कर्मियों सहित सैकड़ों आम लोग मारे गए। साथ ही लेबनान की आबादी की लगभग 1/4 जनसंख्या 12 लाख नागरिकों को अपना घर छोड़ना पड़ा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के कार्यालय ने जोर देकर कहा कि फ्रांस इजरायल का दृढ़ मित्र है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा हथियार प्रतिबंध के आह्वान को अपमानजनक बताया था। इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय ने इस संबंध में बयान जारी किया। टाइम्स ऑफ इजरायल के अनुसार फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय ने इजरायल की सुरक्षा का समर्थन किया। इमैनुअल मैक्रों के कार्यालय ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने ईरानी राष्ट्रपति को इजरायल की सुरक्षा के लिए फ्रांस की प्रतिबद्धता के बारे में बताया है। उन्होंने दोहराया कि फ्रांस ईरान या उसके किसी भी सहयोगी को इजरायल पर हमला करने की अनुमति नहीं देगा। अमेरिका में तूफान हेलन ने तबाही मचा रखी है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने उत्तरी कैरोलिना पहुंची, जहां कमला हैरिस ने आपातकालीन प्रबंधन अधिकारियों के साथ बैठक की, अधिकारियों से मुलाकात भी, साथ ही सशस्त्र बलों के सदस्यों से भी बात की है। उन्होंने दान केंद्र का दौरा किया, प्रसाधन सामग्री से बैग भरने में मदद की और स्थानीय निवासियों से भी बातचीत की। आपको बताएं कि पिछले 4 सप्ताह में फ्लोरिडा में कैट तूफान हेलन के रूप में दस्तक देने के बाद कई दक्षिण पूर्वी राज्यों में पहुंचा था। खबरें खेल जगत से। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने होंगे। भारत को जहां प्रतियोगिता में अपनी पहली जीत की तलाश है, तो वहीं पाकिस्तान के श्रीलंका को पहले मुकाबले में शिकस्त देने के बाद हौसले बुलंद है। भारतीय टीम की कोशिश पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले को जीतकर अपने अभियान को तेजी देने पर रहेगी। देखिए रिपोर्ट। न्यूजीलैंड के खिलाफ 58 रन से मिली हार के बाद अब हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी के सामने T20 विश्व कप में जीत हासिल करने की चुनौती और बड़ी हो चली है। दरअसल अब सामने पाकिस्तान है, जिसने श्रीलंका को शिकस्त देकर खुद को जीत के साथ शुरुआत दी है। टीम इंडिया की बात करें तो भारतीय टीम के सामने इस समय सबसे बड़ी दिक्कत टॉप बल्लेबाजों का फ्लॉप होना है।
न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले को देखा जाए तो यहाँ हालत ये रही कि टीम की ओर से सबसे ज्यादा रन हरमनप्रीत के बल्ले से आए, वो भी सिर्फ 15। ऐसे में टीम को अपने ओपनिंग और मध्यक्रम को मजबूती देनी होगी। गेंदबाजी में टीम के पास पूजा वस्त्राकर जैसी तेज गेंदबाज हैं, तो दीप्ति शर्मा जैसी स्पिनर। पाकिस्तान की बात करें तो टीम अच्छी लय में दिख रही है। टीम के पास गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में गहराई है, लेकिन इस टीम की सबसे बड़ी कमी निरंतरता की है। आंकड़ों की बात करें तो भारत और पाकिस्तान महिला टीमों के बीच अब तक कुल 15 T20 इंटरनेशनल मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 12 में भारतीय टीम ने बाजी मारी है और सिर्फ 3 में पाकिस्तानी महिला टीम को जीत मिली है। ऐसे में T20 में भारतीय टीम पाकिस्तान से कहीं आगे है और टीम का पल्ला भी भारी है। दोनों टीमों के बीच अभी तक महिला T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो यहाँ 7 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 5 में भारत ने जीत दर्ज की है, जबकि 2 मुकाबले पाकिस्तान ने जीते हैं। पिछली बार दोनों टीमें T20 वर्ल्ड कप 2022 में भिड़ी थी, तब भारत ने 7 विकेट से मुकाबले को अपने नाम किया था। तो कुल मिलाकर रिकॉर्ड्स में भले ही भारतीय टीम आगे दिख रही हो, लेकिन फिलहाल मौजूदा फॉर्म साथ नहीं दे रहा। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में टीम को जीत की राह तय करनी है, तो शीर्ष खिलाड़ियों को टॉप परफॉर्मेंस के साथ सामने आना होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। भारत बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज क्रिकेट आज से शुरू हो रही है। सीरीज का पहला मुकाबला ग्वालियर में खेला जाना है। 14 साल के बाद ग्वालियर को किसी इंटरनेशनल मैच की मेजबानी मिली है। T20 सीरीज से पहले खेले गए टेस्ट मैच में बांग्लादेश को हराकर आ रही टीम इंडिया की कोशिश टूर्नामेंट का आगाज जीत से करने से होगी। देखिए रिपोर्ट। टेस्ट सीरीज में शानदार जीत के बाद टीम इंडिया तैयार है 3 मैचों की T20 सीरीज में बांग्लादेश से भिड़ने को। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट सीरीज की शुरुआत आज से हो रही है। सीरीज का पहला मुकाबला ग्वालियर में खेला जाएगा। 14 साल बाद ग्वालियर को किसी इंटरनेशनल मैच की मेजबानी मिली है। T20 सीरीज से पहले खेले गए टेस्ट मैच में बांग्लादेश को हराने वाली टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं। ऐसे में भारतीय टीम की कोशिश आज खेले जाने वाले टूर्नामेंट के पहले मैच में जीत हासिल करके अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में करने की होगी। भारत और बांग्लादेश के बीच T20 फॉर्मेट में पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक दोनों टीमें 14 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें भारत को 13 मैचों में जीत मिली है। वहीं एक मैच में बांग्लादेश विजयी रहा है। ऐसे में टीम इंडिया का पलड़ा पूरी तरह से भारी है। दोनों टीमों के बीच आखिरी T20 मुकाबला हाल ही में खेले गए T20 विश्व कप के दौरान खेला गया था। इस मुकाबले में भी टीम इंडिया ने बांग्लादेश को एक तरफा अंदाज में 50 रन से शिकस्त दी थी। बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 मैच के शुरू होने से एक दिन पहले भारतीय टीम के स्क्वाड में एक बदलाव किया गया है। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे पीठ की चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह तिलक वर्मा को टीम इंडिया में शामिल किया गया है। तिलक वर्मा लंबे समय बाद टीम में एंट्री पाने में कामयाब हुए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम शानदार फॉर्म में है। टीम इंडिया ने अपने पिछले T20 सीरीज में श्रीलंका को 3-0 से हराया था। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में युवा खिलाड़ियों से सजी टीम इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उतरेगी तो उसकी कोशिश जीत के साथ सीरीज में बढ़त हासिल करने की होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारतीय सेना एरिना पोलो टीम और अमेरिकन मिलिट्री पोलो टीम के बीच खेले गए एक फ्रेंडली मैच को भारत ने अपने नाम किया। लेक साइड पोलो क्लब में आयोजित इस रोमांचक मुकाबले को भारतीय सेना एरिना पोलो टीम ने अमेरिकन मिलिट्री पोलो टीम को 13-10 के अंतर से हराया और इस मुकाबले में इंडियन आर्मी पोलो टीम का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय टीम में शामिल लेफ्टिनेंट कर्नल पृथ्वी राठौर, लेफ्टिनेंट कर्नल